हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने डिस्कशन किया था। चलो बेटा आगे आ जाओ। सेक्शन 130। अब आपको ना मैं दो सेक्शंस कराऊंगा, सेक्शन 130 और सेक्शन 131, जो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको बताऊंगा। पहले सेक्शन 130 पे आओ बेटा। 130 है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स। बेटा एक रीडिंग मारेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा। एन एप्लीकेशन shall be made to the court or tribunal by central government or SEBI or income tax authority or any body or authority, statutory body, any person concerned. An order is made by court or tribunal to the effect that relevant earlier accounts were prepared in fraudulent manner or affairs of the company were mismanaged during the relevant period, because of which doubts are raised as to financial statements are reliable or not. Before passing an order, the court or tribunal shall give notice to and shall take into consideration the representations, if any, made by central government, SEBI, income tax authority, any statutory regulatory body or authority concerned, or any person concerned. बेटा पूरा केस समझाऊंगा, पहले एक रीडिंग जल्दी से मार रहे हैं। No order shall be made by the tribunal in respect of reopening of books of accounts relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year. However, where a direction has been issued by central government that company shall keep books of accounts for a longer period than 8 years, then books of accounts may be ordered to be reopened within such longer period. बेटा क्या कहता है, आ जाओ मेरे साथ साथ, बहुत सिंपल समझाऊंगा आपको। देखो सेक्शन 130 क्या कहता है बेटा, यहां पर देखो। उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स अथॉरिटी या एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी या एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन, या एनी अदर पर्सन। मेरे को भी बात सुनना बेटा। एक तरफ ये लिखो पांचों, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अदर पर्सन। और ये है बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, और ये है बेटा कंपनी। पता है बेटा ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन किस चीज के बारे में है, मेरी बात सुनना। ये सेक्शन है किस चीज के बारे में, रीओपनिंग। ये सेक्शन है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये सेक्शन है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बेटा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा बन चुकी हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनलाइजेशन भी हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सिग्नेचर्स वगैरह भी हो चुके हैं। मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज हो जाएं, क्लोज हो जाएं, क्या उन्हें दोबारा से रीओपन करवाया जा सकता है या नहीं? तो एक बात याद रखना, सेक्शन 130 कहता है कि अगर एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं, फाइनलाइज हो जाएं, सिग्नेचर्स हो जाएं, क्लोज हो जाएं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से रीओपन करवाया जा सकता है, प्रोवाइडेड इनमें से
इनमें से कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल को क्या दे, एक एप्लीकेशन। इनमें से कोई भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को क्या दे, कोई एप्लीकेशन। अच्छा, किस चीज का एप्लीकेशन, सुनो, किस चीज का एप्लीकेशन दे? दो बातों का। इन्हें लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाई गई हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या फिर कंपनी के अफेयर्स, या फिर कंपनी के अफेयर्स आर मिसमैनेज्ड, यानी कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज्ड हैं। और क्योंकि कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज्ड हैं, देयरफॉर देयर इज अ डाउट, देयर इज अ डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी सिंपल वर्ड्स में बेटा, इन लोगों का यह मानना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, मतलब फ्रॉड है, या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है। तो इनमें से कोई भी, बेटा इनमें से कोई भी कोर्ट के पास क्या फाइल कर सकता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा, किस चीज की एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है? फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भैया हमें विश्वास नहीं हो रहा है इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कुछ ना कुछ गड़बड़ फ्रॉड जरूर है। तो हम आपसे ये दरखास्त करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी से कह के आप इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से खुलवाओ, हम इन्हें दोबारा से चेक करना चाहते हैं। बात समझ आई? चलो, अब कोर्ट ने कहा, ध्यान से सुनना, अब कोर्ट ने कहा भाई बात तो आप लोग सही कह रहे हो, ठीक है। अब सुनो, ये एप्लीकेशन देना ना, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड स्टेप। अब पता है सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में ना कोर्ट इनको देता है एक नोटिस कि भैया हम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ठीक है, हम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, तुम बताओ क्या हम ऑर्डर पास कर दें, क्या अभी भी तुम रीओपनिंग करवाना चाहते हो? यानी कोर्ट या ट्रिब्यूनल इन पांचों में से किसी को भी जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है उसको क्या देगा? नोटिस और एंड कंसिडर इट्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको सुनेगा, इन लोगों को सुनेगा। तो मेरी बात सुनो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल इनको नोटिस पास करेगा और पूछेगा कि भैया हम रीओपनिंग का ऑर्डर पास करने वाले हैं, क्या तुम पक्का रीओपनिंग करवाना चाहते हो? ठीक है, जो भी तुम्हारी बात है, जो भी तुम्हारे दिल में है, तुम हमें बता सकते हो। तो कोर्ट इनकी बात को सुनेगा, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट बेटा कंपनी को यह ऑर्डर पास करेगा कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेटा क्या करनी पड़ेगी? रीओपनिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कुछ बातें, रीओपनिंग मैक्सिमम प्रीवियस 8 इयर्स की हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें प्रिजर्व मैक्सिमम 8 सालों की करनी होती है। तो मैक्सिमम रीओपनिंग कितने सालों की हो सकती है? पिछले 8 सालों में से किसी भी साल की रीओपनिंग हो सकती है।
8 साल से पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीओपनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्शन 128 के हिसाब से आपको मैक्सिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने साल तक प्रिजर्व करना होता है बेटा? 8 सालों तक। लेकिन हां, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 128 में कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती थी। क्या ऑर्डर? कि भैया हमें लगता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल से ज्यादा के लिए प्रिजर्व करनी पड़ेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया है ना कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल से ज्यादा के लिए प्रिजर्व करनी पड़ेगी, तो उस केस में 8 साल से पहले के ईयर्स की रीओपनिंग भी हो सकती है। याद रखना, वैसे मैक्सिमम रीओपनिंग 8 साल की ही होती है। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व 8 साल की ही होती हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फ्रॉड का, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल से ज्यादा के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा। और क्योंकि हम 8 साल से ज्यादा के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, तो रीओपनिंग 8 साल से पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी हो सकती है बेटा। बस ये आपका बताओ बेटा कौन सा सेक्शन था? ये आपका सेक्शन 130। कॉपी कर लो बेटा, फिर अगले पे आते हैं 131। काफी हद तक सेम है, कॉपी करो इसे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बेटा अगले पे। देखो सेक्शन 131, ये भी सिंपल सा सेक्शन है, देखना। सेक्शन 131 पहले रीडिंग मार लेंगे। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। ध्यान से, the board of directors may decide to prepare revised financial statement or a revised board's report if the following conditions are satisfied. Board is of the opinion that financial statement do not comply with the provisions of section 129 or board's report does not comply with the provisions of section 134. चलो साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं बेटा। आओ सेक्शन 131 देखो। सेक्शन 131, अच्छा सेक्शन 131 है वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिक बोर्ड रिपोर्ट। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिक बोर्ड रिपोर्ट। अब ये सुनो, ये आपके बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई हैं, they are not in accordance with section 129, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लगता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई है दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 134। अच्छा, ये सेक्शन 129 तो हमने बेटा पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हां, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन हम भी हमने डिस्कस नहीं करा है, वो हम बात करेंगे सेक्शन 134 में। तो मेरी बात सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाई हैं दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 129, और जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 134। फिर पढ़ो, the financial statements or board report may be revised only in respect of any of the preceding 3 years. ये बात की बात है। The revision of financial statements or board report may be made only after obtaining approval of tribunal. ध्यान से, for this purpose company shall make an application to the tribunal in such form and manner as may be prescribed. अब सुनो, अब ना कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी इनका करना चाहती है रिवीजन। रिवीजन मतलब इन्हें रिवाइज करना चाहती है, यानी इसमें चेंजेस करना चाहती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना चाहती है? चेंजेस। अच्छा, अगर वो चेंजेस करना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेटा एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी।
तो यहां पर मैं स्टेप्स लिख देता हूं। ये बेटा पहला स्टेप है, कंपनी रिवीजन करना चाहती है वो सेकंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी बेटा ट्रिब्यूनल के पास। फिर देखो, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब सुनो मेरी बात सुनो, पता है ट्रिब्यूनल क्या करता है? ट्रिब्यूनल ना रिवीजन का ऑर्डर पास करने से पहले, ट्रिब्यूनल रिवीजन का ऑर्डर पास करने से पहले बेटा पूछेगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से और इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछेगा। क्या पूछेगा ट्रिब्यूनल? कि भाई इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमारे पास एक एप्लीकेशन फाइल करी है, किस चीज की? कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, वो बोर्ड रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हम उन्हें ऑर्डर दे देते हैं रिवीजन का। यानी ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछना जरूरी है। तो इन्हें क्या दिया जाएगा? एक नोटिस एंड कंसिडर इट्स रिप्रेजेंटेशंस, मतलब उनकी बात को सुना जाएगा एंड कंसिडर इट्स रिप्रेजेंटेशंस। और अगर इन लोगों को बेटा दिक्कत नहीं है तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ रिवीजन पास करेगी। कंपनी ट्रिब्यूनल क्या पास कर देगी? ऑर्डर ऑफ रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिक बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, फिर देखो उसने कहा कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये फिफ्थ स्टेप हो गया बेटा। अब सिक्स स्टेप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? आरओसी के पास इस ऑर्डर की एक कॉपी को क्या करेंगे? फर्निश। कॉपी टू बी फाइल्ड विद आरओसी। आरओसी के पास इसकी एक कॉपी क्या करी जाएगी बच्चे? फर्निश करी जाएगी। ठीक है, अच्छा। द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, पता है मैं एक दो बातें आपको इसमें और बताता हूं। ये जो रिवीजन है ना, ये जो रिवीजन है, ये आप ना ये देखो, ये पढ़ना, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब ये रिवीजन हो सकता है इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। का मतलब रिवीजन सिर्फ पिछले 3 साल में से किसी साल का हो सकता है। 3 साल से पहले के सालों का रिवीजन नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, रिवीजन एक साल में एक बार ही हो सकता है, वंस इन अ ईयर। तो ये दो बातें याद रखना, रिवीजन पिछले 3 सालों में से किसी एक साल का ही हो सकता है और साल में एक बार ही रिवीजन हो सकता है, उससे ज्यादा बार रिवीजन नहीं हो सकता। फिर the detailed reasons for revision of financial statements of board report shall be disclosed in the board report। याद रखना, जो रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट बनेगी ना, उस रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करा जाएगा रीजंस फॉर रिवीजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। सुनना अगली बात, लास्ट बात, where copies of previous financial statements or board report have been sent out to members or delivered to the registrar or laid before the company in general meeting, revisions must be confined to corrections in respect of which previous financial statements and board report do not comply with the provisions of section 129 and 130 or 134 and making of necessary consequential alteration। मैं simple words में आपको बताता हूं बेटा। अब ना इमेजिन करो, जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी,
या जो ओरिजिनल बोर्ड रिपोर्ट थी, ठीक है, उन्हें उन्हें मेंबर्स को भेजा जा चुका है, या आरओसी के पास वो फाइल हो चुकी है, या एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने उनको प्रेजेंट किया जा चुका है। मतलब सर्कुलेशन के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट का क्या करते हैं? रिवीजन। तो बेटा याद रखना, उस केस में रिवीजन सिर्फ और सिर्फ किन रिस्पेक्ट्स में होगा? करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 और 134। याद रखना, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ उतने ही चेंजेस कर सकते हो जो चेंजेस आपको सेक्शन 129 और सेक्शन 134 के हिसाब से करने हैं। उससे ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट में। मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने कहा वो जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी या ओरिजिनल बोर्ड रिपोर्ट थी, बेटा उनका क्या किया जा चुका है? वो मेंबर्स को सर्कुलेट करी जा चुकी हैं, वो मेंबर्स को सर्कुलेट करी जा चुकी हैं, आरओसी को डिलीवर करी जा चुकी हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंटेशन हो चुका है उनका। तो याद ध्यान रखना है बेटा, इस केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ उतने ही चेंजेस कर सकते हो जितने चेंजेस करने जरूरी हैं इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129 और 134। उससे ज्यादा के चेंजेस आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट में नहीं कर सकते हो। बात समझ आई? ये बेटा आपका कौन सा सेक्शन था? ये हो गया आपका सेक्शन 131। ठीक है बेटा, आ जाओ अगले पे। अब बेटा एक सेक्शन 132 है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा पता है ये जो सेक्शन 132 है, ये सेक्शन पता है किसके बारे में? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, नफरा। तो ये सेक्शन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। आ जाओ बेटा, कुछ बातें मैं आपको पहले इसमें जरा समझाऊं, मेरी बात सुनना बेटा। बेटा पता है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो ये जो नफरा कॉन्स्टिट्यूट करी गई है ना, ये जो नफरा कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, ये बेटा आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 ही कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। मतलब ये ओल्ड कंपनीज एक्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको कंपनीज एक्ट 2013 में ही बेटा इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा ये नफरा के फंक्शंस क्या हैं, नफरा का काम क्या है बेटा, क्या करती क्या है ये नफरा, तो बेटा ध्यान से सुनना, हमारी मेन बातें खत्म हो जाएंगी। नफरा का काम क्या है बेटा? बेटा मेनली ना नफरा के दो काम है। दो काम कौन कौन से हैं? दो काम कौन कौन से हैं देखो, एक तो काम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में। एक तो काम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में, और एक काम है इनका प्रोफेशनल
मिसकंडक्ट के रिलेशन में। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, मैं जो कहूंगा। अच्छा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में इनका क्या काम है बेटा? पता है क्या होता, क्या है, सुनो। अभी मैं आपको ना अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, फिर आप जब ग्रुप 2 में आओगे आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ोगे। तो बेसिकली पता है आईसीएआई है, आईसीएआई एक तरफ है नफरा, और बेटा एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली पता है होता क्या है, ये जो आईसीएआई है ना, ये नफरा को रेकमेंडेशन बेटा भेजती है। किस चीज का रेकमेंडेशन भेजती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का। ये रेकमेंडेशन भेजती है बेटा किसको? नफरा को। तो आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है और रेकमेंड करती है नफरा को। ठीक है, नफरा नफरा फिर क्या करता है? अपने कुछ रेकमेंडेशंस देता है, मतलब इसमें कुछ हो सकता है वो चेंजेस करे, वो अपने रेकमेंडेशंस देता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को with regard to accounting standards and auditing standards। ठीक है बेटा, और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा फिर इन्हें क्या करता है बेटा? इंप्लीमेंट करता है। तो अगर मैं पूछूं नफरा का बेटा काम क्या है, ये नफरा करती क्या है, तो बेसिकली नफरा अपने रेकमेंडेशंस देती है विद रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अपने रेकमेंडेशंस देगी विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, और क्या करती है बेटा ये नफरा? तो पहला काम तो क्या करती है? अपना रेकमेंडेशन देगी, किसके रिस्पेक्ट में? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में। और क्या करेगी? एनफोर्स करेगी एंड मॉनिटर करेगी कंप्लायंस। मतलब टाइम टू टाइम नफरा ये चेक करेगी क्या कंपनीज इन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही हैं या नहीं। बात समझ आ रही है बेटा? तो पहला काम तो था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करना, दूसरा काम चेक करना कि कंपनीज इसका कंप्लायंस कर रही हैं या नहीं। अच्छा, ये दो बातें तो हो गई बेटा विद रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब पता है नफरा का बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, जिसकी वजह से ना बहुत सारे सीएस को ऑब्जेक्शन भी है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। बेटा सत्यम का जो सारा केस हुआ था, वो आप सबको शायद आपने कभी सुना हो। सत्यम के केस के बाद ना सीएस के ऊपर सीएस के ऊपर गवर्नमेंट की नजर थोड़ी सी बेटा ज्यादा रहने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि सीएस अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। इसलिए एक बॉडी बनाई गई थी जो सीएस के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे बेटा एक नजर रख सके। तो बेसिकली ये एनएफआरए क्यों बनाई गई है बेटा? मेन काम इसका क्या है? ये सीएस के ऊपर बेटा एक क्या रखेगी? वॉच रखेगी, चेक करेगी क्या कोई सीए या कोई सीए फर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा है। क्या कोई सीए एज एन इंडिविजुअल या सीए एज अ फर्म कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा है ना। तो यह काम होगा बेटा एनएफआरए का। लेकिन एक बात याद रखना, क्या सारे सीएस के ऊपर नजर रखी जाती है? नहीं बेटा, सारे सीएस के ऊपर नजर नहीं रखी जाती है। छोटे मोटे सीएस के ऊपर कोई नजर नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की नजर खास तौर पे बेटा
उन सीएस के ऊपर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज या बॉडी कॉरपोरेट्स के बेटा ऑडिटर हैं। तो हम उन सीएस की बात कर रहे हैं जो बेसिकली ऑडिटर्स हैं, किसके? बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो लिस्टेड हैं कंपनीज के, या बॉडी कॉरपोरेट्स के जो ऑडिटर्स हैं। हम छोटी मोटी कंपनीज की बेटा बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो हम उन चार्टेड अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज या बॉडी कॉरपोरेट्स के क्या हैं? ऑडिटर। उन चार्टेड अकाउंटेंट्स पे या उन फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स पे एनएफआरए की बेटा एक नजर रहेगी कि कहीं कोई सीए या सीए फर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा है ना। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं किसके बेटा? एनएफआरए के। आ जाओ रीडिंग मारेंगे, देखना। देखो, Central government may by notification constitute a NFRA to provide for matters relating to accounting and auditing standards under this act. NFRA में कौन कौन होगा? एक तो होगा चेयरपर्सन, ठीक है। Such other part-time and full-time members not exceeding 15 as may be prescribed, मतलब 15 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो चेयरपर्सन होना चाहिए, he should be a person of eminence, dignity वाला पर्सन होना चाहिए, and must have expertise in accountancy, auditing, finance and law. बेटा इंप्लाइड बात है ना, इन्हें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, रेकमेंड करने हैं। रेकमेंडेशन तो तभी दे पाओगे ना जब आपके पास एक्सपर्टाइज है इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ। चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिविजन्स ऑफ एनएफआरए, NFRA shall perform its functions through such divisions as may be prescribed. Each division of NFRA shall be presided over by the chairperson or a full-time member authorized by the chairperson. There shall be an executive body of NFRA consisting of chairperson and full members of NFRA for efficient discharge of its functions. तो बेटा इसमें तो खैर खास कुछ नहीं है। अब functions में आपको बेटा ऑलरेडी बता चुका हूं। NFRA shall make recommendations to central government on formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards, monitor and enforce the compliance, oversee the quality of service of professions associated with ensuring compliance with such standards। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो मैंने आपको कहा था, NFRA ये देखेगा, ओवरसी करेगा। वॉच मतलब क्या करेगा? ओवरसी। क्या ओवरसी करेगा? कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है या जो फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स है, वो सर्विस कैसी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या वो क्वालिटी सर्विस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं या नहीं। ठीक है। इसके बाद and suggest measures required for improvement in the quality of service। और साथ ही साथ NFRA recommendations भी देगा कि कैसे अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छा, the terms and conditions and manner of appointment of chairperson and members shall be such as may be prescribed. The chairman and members shall make a declaration to central government and prescribe from regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment। इसका मैं रेलेवेंस ना आपको अगले पॉइंट में बताता हूं। देखो, the chairperson and members who are in full-time employment with NFRA shall not be associated with any audit firm during the course of their appointment or 2 years after ceasing to hold such appointment। याद रखना, जो मेंबर्स है ना NFRA के, वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। क्योंकि बेटा अगर वो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर वो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। वो उस ऑडिट फर्म के अगेंस्ट उस ऑडिट फर्म को ओवरसी कैसे कर पाएंगे बेटा अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो याद रखना, एनएफआरए के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सब किसी भी ऑडिट फर्म से एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड 2 years आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। मतलब उनके
अपॉइंटमेंट से हटने के बाद 2 साल तक वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। अगर वो एसोसिएटेड हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं माना जा सकता बेटा। NFRA shall have the power to investigate either suo moto मतलब अपनी मर्जी से or on application filed by central government for such class of body, corporate or person in such manner as may be prescribed into the manners of professional or other misconduct conducted by any member or firm of chartered accountants। मतलब NFRA अपनी मर्जी से या ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सीए को या किसी फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है विद रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं बेटा, एनएफआरए जो है ना, एनएफआरए इसे बेटा एक तरह से ना, एनएफआरए को बेटा एक तरह से ना इसे क्वासी क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। एनएफआरए को क्या कहा जाता है बेटा? क्वासी जुडिशियल बॉडी। अच्छा, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब बेटा क्या हुआ? क्वासी का मतलब होता है जो दिखता है लेकिन है नहीं। मतलब बेटा पता है क्या होता है? हमारे इंडिया में जुडिशियल बॉडीज कौन सी हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? जुडिशियल बॉडी। लेकिन एनएफआरए को कहा गया है क्वासी जुडिशियल बॉडी। मतलब इसका काम वैसा ही है जैसा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, फैसले देना, न्याय दिलाना। लेकिन ये कोर्ट नहीं है बेटा, बात समझो ना। काम इसका कोर्ट जैसा ही है लेकिन ये कोर्ट नहीं है, ठीक है? इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। काम तो इसका भी वही है जो एक कोर्ट का होता है, न्याय दिलाना, लेकिन इसे कोर्ट नहीं कह सकते आप। अच्छा, discovery and production of books of accounts and other documents at such place and such time as may be specified by NFRA, summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath, inspection of any books, registers, other documents at any place, issuing commissions for examination of witnesses and documents। मतलब एनएफआरए हर वो काम करता है जो एक कोर्ट करता है, एक सिविल कोर्ट करता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है, फैसले देता है, न्याय दिलाता है, लेकिन आप इसे कोर्ट नहीं कह सकते हो। वेयर प्रोफेशनल, ये सुनना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड हैज द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर imposing penalty of not less than 1 lakh but which may extend to 5 times of the fees received in case of individual, not less than 5 lakh but which may extend to 10 times of the fees received in case of firm। मेरी एक बात सुनना, मैंने कहा था ना आपको कि जो एनएफआरए ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखता है, तो एक बात याद रखना बेटा, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके ऊपर प्रूव हो गया, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके ऊपर प्रूफ हो गया और अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल हो मतलब चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो प्रोप्राइटर है, तो उसके ऊपर बेटा फाइन है। कितना? मिनिमम 1 लाख रुपए का फाइन और मैक्सिमम जा सकता है 5 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस रिसीव्ड। तो जितनी ऑडिट फीस रिसीव हुई है उसका 5 गुना तक आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है। और अगर फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से, तो उसके ऊपर बेटा फाइन, उसके ऊपर फाइन मिनिमम 5 लाख का होगा, जो कि मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ ऑडिट फीस तक जा सकता है। पक्का? और एक बात और याद रखना, आपके ऊपर प्रैक्टिस करने का बैन भी लग जाएगा 6 महीने का। इसके अलावा जेल नहीं है, जेल नहीं है,
आपके ऊपर बैन लगेगा। 6 मंथ्स तक का बैन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, मतलब 6 मंथ्स तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है। debarring the member or the firm for a minimum period of 6 months और such higher period not exceeding 10 years। मतलब याद रखना बेटा एक बात, आपके ऊपर जो बैन लगाया जा सकता है वो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल तक का आपके ऊपर बैन इंपोज किया जा सकता है। कुछ याद आता है तो बेटा ये मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल काफी हद तक सेक्शन 447 जैसा ही है, बस फर्क इतना था वहां पर बैन नहीं था, वहां पर जेल थी। मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 10 साल, यहां पर बैन है मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 10 साल का। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, एक रीडिंग मार लेते हैं, खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ एनएफआरए में प्रेफर एन अपील बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो याद रखना, अगर आप एनएफआरए के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके एनएफआरए के खिलाफ एक अपील फाइल कर सकते हो। NFRA shall meet at such time and places and shall observe such rules in regard to the transaction of business at its meeting in such manner as may be prescribed. Central government may appoint a secretary or such other employees as it may consider necessary for efficient performance of functions by NFRA. The terms and conditions of service of secretary and employees shall be such as may be prescribed. Head office NFRA का होगा न्यू दिल्ली में and NFRA may meet at such places in India as it deems fit. NFRA shall cause to be maintained such books of accounts and other books in relation to its account in such form and manner as central government may in consultation with C and AG prescribe. Accounts of NFRA shall be audited by Comptroller and Auditor General of India. ठीक है। और याद रखना, ये जो अकाउंट्स है ना, दे आर टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अलोंग विद एनुअल रिपोर्ट एक बनेगी ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ। तो मुझे बताओ, जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं अलोंग विद एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, सी एंड एजी कहां पर प्रेजेंट कर देगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में बेटा। ठीक है। तो ये आपका एनएफआरए का बेटा केस था। बाकी एक दो छोटी छोटी बातें एक सेक्शन जल्दी से और कर लेंगे। सेक्शन 133 कर चुके हैं वैसे, मेरे को बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एएस, मैंने अभी बताया था। एट फर्स्ट स्टेज आईसीआई रिकमेंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आईसीआई अपना रिकमेंडेशन किसको भेजता है बेटा? एनएफआरए को। At the second stage, these standards of auditing shall be examined by NFRA, उन्हें एग्जामिन करेगा और अपने recommendations देगा। At the third stage, central government examines the recommendations made by NFRA and after consultation with NFRA prescribe the AS। तो याद रखना, ICI अपना रिकमेंडेशन NFRA को देगा, NFRA एग्जामिन करेगा और अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशंस गिवन बाय NFRA उन्हें क्या कर देगा? प्रिस्क्राइब कर देगा। Position until AS are prescribed by central government. The standards of accounting as specified under Companies Act 1956 shall be deemed to be the AS until AS are specified by central government। यानी पता है, उसने एक बात कही है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एएस नोटिफाई नहीं करता तो जो पुराना एएस है, पुराने कंपनीज एक्ट में जो एएस था 1956 में, वही आगे क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा बेटा। Position until NFRA is constituted. Until the NFRA is constituted under section 132 of the Companies Act, central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by ICI in consultation with, after examination of recommendations made by National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under 210A of Companies Act 1956। तो बेटा एक बात थी, मैंने कहा था ना एनएफआरए कंपनीज एक्ट 2013 के बाद आया था। तो बेटा एनएफआरए के आने से पहले की सिचुएशन क्या थी? आईसीआई
आईसीआई अपना रिकमेंडेशन एनएफआरए की जगह किसको देता था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देता था। फिर नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिकमेंडेशन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी, जो उनको क्या करता था? प्रिस्क्राइब करता था। तो बस एनएफआरए की जगह कौन था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shall be in the form specified in Schedule 3 and comply with accounting standards or Indian accounting standards as applicable। ये मैं आपको सेक्शन 129 में भी बता चुका हूं कि बेटा कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बनानी है। Items contained in financial statements shall be prepared in accordance with the definition and other requirements specified in the AS or Indian accounting standards as the case may be। ठीक है बेटा, तो ये आपके हमने 4 सेक्शंस करे हैं, 130, 31, 32 और 33। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।